हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के एडुकेट पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर 6 के यूनिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जो भी सैम्पल पेपर 6 में अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने में दिक्कत महसूस हो सकती है, वो सभी के सभी क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा। इससे पहले यानी कि नंबर 5 वाला सैम्पल पेपर मैं आपको पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कमिंग टू दिस वीडियो 6 नंबर वाला हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यूनिक वाला ये है। ठीक है भाई, पहला यूनिक क्वेश्चन ये है। इस बार मैंने इसके नंबर भी लिखे हुए हैं, पहला ही क्वेश्चन है ये वाला। तो एलपीपी का क्वेश्चन है। एलपीपी के क्वेश्चन में आपको कहा जाता है, ठीक है, ये कुछ आपको कांस्टेंट वगैरह दे रखी हैं, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी हैं और ये आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पे पी एंड क्यू दोनों के दोनों जो है जीरो से बड़े हैं। तो कहते हैं पी और क्यू पे वो क्या कंडीशन होनी चाहिए सो डैट जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस लाइन पर एग्जिस्ट करे। ठीक है, ग्राफ में आप ये वाला लाइन देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ में जो ये वाला लाइन है, इस वाली लाइन पर z का वैल्यू मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो p एंड q पे क्या कंडीशन होना चाहिए भाई? अगर इस ऑरेंज लाइन के ऊपर हमारे पास में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि z की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, z की मैक्सिमम वैल्यू एक तो ये 3 और 4 पे और एक ये 0 और 5 पे सेम निकल के आई होगी। तभी तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर z का मैक्सिमम वैल्यू है, वरना हम ये नहीं बात बोल सकते हैं। तो 3 4 पे और 0 5 पे z की सेम टू सेम वैल्यू निकल कर आई है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है z का वैल्यू जो है वो px के एडिशन में qy है। तो एक बार आपको यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे 0 और 5 सब्स्टिट्यूट करना है और एक बार आपको x और y की जगह पे 3 एंड 4 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, 0 और 5 सब्स्टिट्यूट करना है, 3 और 4 सब्स्टिट्यूट करना है और पता लगा लेना है p और q का कंडीशन क्या रहेगा। तो p के साथ में 0 आ जाएगा, ठीक है, p के साथ में 0 और q के साथ में 5 आ जाएगा। ये वाला वैल्यू इक्वल है 3 के साथ में p आ जाएगा, ठीक है, x की जगह पे 3 आ गया, 3p है, और y की जगह पे 4 आएगा। तो सिंपल सा q इंटू में 4 कर लो। ये आपके पास में 0 प्लस में 5 इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा 3p प्लस में 4 इंटू क्यू हो जाएगा। ये इधर आगे माइनस, तो 5q पे माइनस कर देंगे, 4q इक्वल टू पे है सिंपल सा 3p, यानी कि q का वैल्यू जो है 3 इंटू पी है। ठीक है, अभी q का वैल्यू जो है वो 3 इंटू पी है, तो देख लो कहाँ पे है ये। ठीक है ना, q का वैल्यू जो है 3 इंटू पी है, ये रहा डी नंबर पे है ये, q इक्वल टू में 3p। ठीक है भाई, तो p और q पे कंडीशन क्या है कि जो q का आंसर है वो 3 इंटू पी है। ऐसे क्वेश्चन आपने हमारे एलपीपी के एमसीक्यू वीडियो में भी देखे होंगे, बट वो ऐसे ग्राफिकल बेस्ड नहीं रहते थे, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी रहती थी कि z की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, तो p और q की कंडीशन बताओ क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग आ गया, ग्राफ बना के दिया हुआ है, ग्राफ की एक स्ट्रेट लाइन पर दो मैक्सिमम पॉइंट आपको बोले जा रहे हैं। तो अगर दो मैक्सिमम पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पर हैं तो दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सिंपल सा मतलब है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, हमने सोल्व कर लिया। ठीक, इसके बाद जो मुझे लगा है यूनिक, वो ये वाला लगा है। ठीक है, ये वाला यूनिक लगा है। क्यों इसको यूनिक क्यों लगा इसको देखने में, क्योंकि ये सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है और सिंकिंग फंड के क्वेश्चन जहां तक हमें मालूम है एग्जाम में 3 नंबर में आते हैं। मानते नहीं मानते, एग्जाम में सिंकिंग फंड का क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है, तो तभी ये यूनिक क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं क्या कहता है ये। मिस्टर मल्होत्रा हैज डिसाइडेड टू सेट अप सिंकिंग फंड फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग अ कंप्यूटर इन 2 ईयर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंप्यूटर विल कॉस्ट 20,000। तो भाई इनको 2 ईयर के बाद में टोटल अमाउंट ए की जरूरत है 20,000। ठीक है, अभी 20,000 की इनको जरूरत पड़ेगी एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल की कहानी है तो एन का वैल्यू 2 रहेगा यहाँ पे। द साइज ऑफ इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट शी हैज टू पे इनटू द फंड। ठीक है ना, आपको बताना है द साइज ऑफ इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट वो एक फंड में इन्वेस्ट करेगी वो बताओ। तो आर वैल्यू बतानी है, क्या है आर, क्या क्या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रेगुलर पेमेंट कितना रहेगा वो आपको बताना है। इफ द मनी इज वर्थ 10% पर एनम, जो मनी का ग्रोइंग रेट है वो 10% पर एनम है, तो यहाँ लिख दो भाई 10% पर एनम मनी का ग्रोथ रेट है। और कहते हैं जो कैलकुलेशन होनी है कंपाउंडेड, यानी कि जो कैलकुलेशन होनी है वो क्वार्टरली होनी है। भाई कैलकुलेशन क्वार्टरली होनी है तो आपका इंटरेस्ट वैल्यू चेंज हो जाएगा और एन वैल्यू चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट वाली वैल्यू को आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 4 से, क्वार्टर के इंटरेस्ट पे आ जाएंगे, तो आपके पास में आंसर बन जाएगा 5/2 है ये। 5/2% का मतलब होता है 2 पॉइंट में 5% और 2.5% 0 पॉइंट में 025 होता है।
ठीक है, अभी कितना होता है 025 होता है, और इसके साथ में एन भी चेंज हो जाएगा। अगर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 2 साल में 2 इंटू 4 यानी कि 8 क्वार्टर होंगे। ठीक है, अभी एक साल में 4 क्वार्टर है, फिर उसके अगले साल में 4 क्वार्टर हैं, 4 + 4 टोटल 8 क्वार्टर हैं, तो टोटल 8 टाइम पेमेंट करनी है हमें। ठीक है ना, टोटल 8 टाइम पेमेंट होगी। तो फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट ए रहता है वैल्यू आर के ब्रैकेट में, अंडर ब्रैकेट 1 में आई प्लस करेंगे, पावर यहाँ पे एन करेंगे, -1 है, ब्रैकेट क्लोज है, डिनोमिनेटर में आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, आई ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू आई है डिनोमिनेटर, ये वाला पूरा ब्रैकेट डिवाइड में आएगा, तो 1 प्लस में आई पावर एन -1 है। रेगुलर पेमेंट आर इक्वल टू ए 20,000 है। ठीक है जी, ए 20,000 है, और आई 0.025 है। इनके डिनोमिनेटर विद इन ब्रैकेट पे 1 प्लस में 0.025 पे n, तो भाई n वैल्यू कुल मिलाकर के 8 है, -1 करेंगे तो वैल्यू r इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 25 टू 50 होता है, 3 0 कैंसिल करेंगे तो 1 0 रिमेनिंग रहेगा, 500 है। डिनोमिनेटर में ही बनेगा 1.025 पे टोटल पावर 8 -1, तो भी रेगुलर वैल्यू r जो है ये 500 है। 500 के डिनोमिनेटर में अब ये वैल्यू चाहिए आपको 1.025 पावर 8, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जब तक आपके पास में वैल्यू गिवन नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में, तो है ना, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। 1.025 पावर 8 कितना बनता है, तो अभी तो मैं इसको अपने मोबाइल से कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट स्पीड से हम इसको मोबाइल पे कैलकुलेट करके लिख देते हैं। 1.025 है और इसकी पावर पे 8 है, तो ये बनता है भाई 1.2184। ठीक है, अभी कितना बनता है 1.2184, 1.2184 है, -1 करेंगे तो वैल्यू r बनेगा आपका 500 है। 500 के डिनोमिनेटर में 0.2184 है। ठीक है, अभी कितना है 2184 है, तो अगर आप इन्हें अब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, 500 वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 0.2184 से, तो आपके पास आता है 2289। ठीक है, अभी कितना आंसर आता है आपके पास में 2289 आता है ये। ठीक है ना, 2289 आता है ये, 2289 के साथ में आता है 3 और 7। ठीक है, अभी 2289 पॉइंट में 37 इस तरीके से वैल्यू आती है। तो जरा देखिए 2289.3 के आसपास की वैल्यू कौन सी है। ठीक है, 2289 है ये, 2289, तो भाई 2289, ये तो 80 है, ये तो गलत है। यहाँ पे तो 23 है, ये भी गलत है। ये 32 है, ये भी गलत है। तो बस ये बचता है 2290। ठीक है, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके हमने अपना आंसर चेक करा, जो कितना बना है 229 और 0। ठीक है जी, 229 और 0 बना है, तब जाकर के वो आंसर मैच होगा, वरना आंसर मैच नहीं होगा। तो भाई आपने इस क्वेश्चन में देखा, हमने सोल्व तो पूरा करा इसको, इसमें एक नंबर की जैसी वाली बात है ही नहीं, सोल्व तो हमें पूरा करना पड़ा, और बल्कि ये वैल्यू भी गिवन नहीं है आपको इसमें, है ना, ये वाला वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व तो करवा दिया है, बट ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू में नहीं आ सकता। ठीक है ना, नॉट कम इन एमसीक्यू, आप यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, नॉट कम इन एमसीक्यू, ये एमसीक्यू में नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है ना, एमसीक्यू में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, एक नंबर में इतनी सारी कैलकुलेशन आएगी, कोई बताओ आप मेरे को। तो नोट कम इन एमसीक्यू, डेफिनेटली एमसीक्यू में नहीं आएगा, 3 मार्क्स में आ सकता है, बल्कि आना है 3 मार्क्स में, तो आता ही है सिंकिंग फंड, एमसीक्यू में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे आ जाओ इस नंबर पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप रीड करो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक मशीन का कॉस्टिंग है 46,000 रुपीज, डेप्रिशिएट हो रहा है यूनिफॉर्म रेट 12% पर एनम से। जब भी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होता है तो उसमें WDV मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है जी, उसमें WDV मेथड का यूज किया जाता है, और काफी सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं। WDV मेथड एग्जाम में आना है, 100% आना है, 100% आना है। WDV मेथड की कंप्लीट वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बल्कि डिस्क्रिप्शन में कितना लिंक दूंगा, चैनल पे जाके चेक करो, WDV मेथड डेप्रिसिएशन WDV मेथड बाय करण सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो WDV मेथड आप पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है ना, WDV मेथड आप पढ़ लो। चैनल में ज्यादातर लिंक हम नहीं दे सकते हैं, कितने लिंक दूंगा बताओ मेरे को, हर टॉपिक के अलग अलग लिंक कैसे आएंगे। तो WDV मेथड हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के आप देख लो। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लो, एग्जाम में आएगा, पहले भी आया है, इस बार भी आ सकता है।
तो WDV मेथड का क्वेश्चन है, तो WDV मेथड क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि जो मशीन 46,000 रुपीज की है वो 5 ईयर के बाद में कितने रुपए की होगी, वो आपको बताइए। 5 साल बाद में डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करते रहेंगे तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है ना, कॉस्ट ऑफ या फिर वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, जो इसके अंदर मशीन की बात हो रही है, वैल्यू ऑफ एसेट इज इक्वल टू में कितना होता है ये, तो कॉस्ट ऑफ एसेट के ब्रैकेट पे 1 पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1 में माइनस कर देते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइडेड बाय n, और इस पे टोटल पावर, ठीक है, इस पे टोटल पावर सिंपल सी n। ठीक है भाई, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। या फिर इसको 1 प्लस आई भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, इसको आप 1 प्लस आई करके ही नोट कर लो। ठीक है, 1 प्लस आई पावर n ऐसे लिख लो। ठीक है, कॉस्ट में 1 माइनस आई करेंगे, टोटल पावर n कर देंगे। ठीक है भाई, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, कॉस्ट में ब्रैकेट में 1 माइनस आई पावर n। तो कॉस्ट कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट, क्वेश्चन कहता है कॉस्ट 46,000 रुपीज है। ठीक है ना, कॉस्ट 46,000 रुपीज है, 1 माइनस इंटरेस्ट कितना है, 12% है, तो 12% है यानी कि 12/100 है। इसके टोटल पावर पे n कितना है, n, तो क्वेश्चन कहता है 5 साल बाद वैल्यू बतानी है, तो n वैल्यू 5 है। तो ये आपके पास बनेगा भी 46,000 तो है ही है। 46 के ब्रैकेट पे 1 माइनस 4 पे कट कर दो तो 4 3 है और 4 25 है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको यहाँ पे फ्रैक्शन में नोट नहीं करना है ना, कई सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो इसको डेसिमल नोटेशन में ले जाते हैं। 1 माइनस में 0.12, अगर ऐसे ही लिखना होता तो यहाँ पे आपको ये फ्रैक्शन गिवन नहीं होती। अगर यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है तो इसको फ्रैक्शन में ही आप कन्वर्ट करें। एलसीएम ले लें इसका, 46,000 आएगा, 46 के बाद में 22 अपॉन में 25 आ जाएगा, और इसकी टोटल पावर पे 5 है। भाई जब क्वेश्चन ने आपको इतनी बड़ी हिंट दे रखी है कि आपको इसको 0.12 नहीं लिखना है, तो मत लिखो, इस तरह से एलसीएम लेके सोल्व करो। ठीक है ना, एलसीएम लेके इसको सोल्व करो। तो ये पावर वाली वैल्यू आपको दे रखी है वो 0.5 वाला, तो आंसर बनेगा 46,000 है। 46 के साथ में मल्टीप्लाई करना है आपको 0 के साथ में, 5 2 8 और सॉरी 7 और 8। ठीक है, 5 2 7 8 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 46 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 46 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो 46,000 को मल्टीप्लाई करना है पॉइंट में 5278 से। ठीक है भाई, पॉइंट में 5278 से, तो ये आंसर आता है आपका 24। ठीक है भाई, 24278। ठीक है ना, 24278 किधर है, ये 24278 ये रहा। ठीक है ना, 24278 ये वाला आंसर आता है। ठीक है, करेक्ट मल्टीप्लीकेशन के लास्ट में 0.8 आएगा, यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, आप उस पॉइंट को इग्नोर कर दो। इतनी सारी डिजिट जब मैच हो रही हैं तो इसी पे टिक करेंगे, और बाकी कहीं और 24278 है भी नहीं, तो एक में ही है, उसी पे टिक करेंगे, 24278। ठीक है भाई, 24278 आंसर है। इस वाले कंसेप्ट को जाकर के पढ़ लो, वीडियो चैनल पे है। WDV मेथड CBSE ने एग्जाम में पहले भी दिया था, अभी भी दे सकता है, सैंपल पेपर में भी है, जाकर के पढ़ लो। ठीक है, चांस मत लो, जाके पढ़ लो आप। ठीक है, आगे आओ, आगे बढ़ो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है सर, भाई फॉर्मूले में ही तो दिक्कत है। काफी सारे बच्चों को तो फॉर्मूले में ही दिक्कत है, वो अभी तक कंफ्यूज हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करें कौन सा फॉर्मूला ना यूज करें। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब 2 इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं तो फॉर्मूला x बार माइनस वाई बार के डिनोमिनेटर में s और n2 में 1/n1 1/n2 होगा। -1 नहीं करना है, 1/n1 1/n2। ठीक है, 1/n1 1/n2, ये ऑप्शन सी, यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपको इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में हल्का फुल्का भी डाउट है ना, तो हमारे चैनल पे लेटेस्ट 1 शॉट वीडियो जाके देखो, इस इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का लेटेस्ट 1 शॉट वीडियो जाके देखो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, मेरी गारंटी है। किसी भी फॉर्मूले में कहीं पे भी कोई भी इशू आपको नहीं आएगा, बस जाके देख लो, छोटी सी कंडीशन है, जाके देख लो, समझ लो प्यार से। ठीक है ना, प्यार से जाके समझ लो, आपके लिए ही हमने वीडियो बनाया है, तो जाके समझ लो, प्यार से देख लो उसको। ठीक है, ये C नंबर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी -2 माइनस मत करने बैठ जाना इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहते हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड वर फाउंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें मीन 75 है और वेरिएंस 100 है। देखो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ये आपको,
कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, वेरिएंस गिवन कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो सॉल्यूशन में नोट करो इसमें मीन कितना है, व्हाट इज द मीन हेयर। तो मीन का वैल्यू कुल मिला के 75 है। वेरिएंस कितना है, तो वेरिएंस कहते हैं 100 है। वेरिएंस का रूट कर लो आप, ठीक है ना, एच डी फाइंड कर लो, एच डी यानी कि रूट ऑफ 100 कर लो, तो एच डी इक्वल टू में 10 आ गया। बताओ, सिंपल सिंपल 10 लिख के नहीं दिया जा रहा है इनसे, वैल्यू स्क्वायर बनाकर दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसके बाद में जेड वैल्यू नोट करो क्या होती है। तो z इक्वल टू में कैपिटल एक्स माइनस में मीन के डिनोमिनेटर में एच डी होता है। तो z इक्वल टू में कैपिटल एक्स को सेम रहने दो, मीन अपना 75 है, डिनोमिनेटर में एच डी वैल्यू 10 है। तो बस ये आपको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मिल गया। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए मोर देन 75 मार्क्स की, ठीक है ना, मोर देन 75, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वैल्यू ग्रेटर देन 75। इसे आप कन्वर्ट करो, 75 को कन्वर्ट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ z हो जाएगा। 75 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ग्रेटर पे 75 है, माइनस में 75 है, डिनोमिनेटर में 10 है। अरे ये तो जीरो हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर जीरो। भाई z ग्रेटर जीरो है जो है कंप्लीट राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इसका ऐसे करके, तो यहाँ पे आपके पास में जीरो वैल्यू है, जीरो से ग्रेटर देन यानी कि ये पूरा पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पूरा पोर्शन, तो पूरा कंप्लीट पोर्शन 0.5 होता है। याद है नहीं याद है आपको? प्रोबेबिलिटी का वन शॉट जाके देख लो, प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यू जाके देख लो, हर में ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन आए हैं, बार बार हमने बताया है कंप्लीट राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी 0.5, तो इसका भी आंसर बनेगा 0.5। ठीक है, अभी टेबल की जरूरत ही नहीं है इसमें आपको, 0.5 इन्होंने परसेंटेज में करा हुआ है, 0.5 को 50% बोला जाता है। ठीक है ना, अभी कितना आंसर आ गया 50%। 50% देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है भाई। अब आप कहेंगे सर ये तो ऐसे क्वेश्चन हो गया, ऐसे दिक्कत कहाँ है इसके अंदर? भाई जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सोचोगे कि यार वैल्यू गिवन नहीं है, क्वेश्चन कैसे करें। भाई वैल्यू ही गिवन नहीं है, विदाउट वैल्यू द गिवन क्वेश्चन कैसे सोल्व करें? तो इसमें तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं है आपको, तभी ये यूनिक लेवल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सभी आपको यूनिक लेवल क्वेश्चन करवा रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पे आ जाओ आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर अ फिश मर्चेंट, ठीक है भाई, एक फिश सेलर है, फिश का बिजनेस करने वाला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग डेली प्रॉफिट, भाई डेली प्रॉफिट होगा, इनको कहते हैं डेली प्रॉफिट। ठीक है, कितने का प्रॉफिट होता है? 1500 रुपीज का प्रॉफिट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। और कहते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग लॉस, लॉस का प्रोबेबिलिटी 1000 का लॉस होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 0.3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो इनका मीन बताओ कितना है। ठीक है, इनका मीन बताओ कितना है। तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन बना लो यहाँ पे, और मीन आपको प्रॉफिट से रिलेटेड बताना है, अमाउंट से रिलेटेड बताना है, तो कैपिटल एक्स बी यानी कि रैंडम वेरिएबल अमाउंट ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स अमाउंट नोटेशन में आएगा। तो अमाउंट भाई 1500 हो सकता है जब इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अमाउंट आपका 1000 हो सकता है, लॉस हो रहा है तो माइनस में 1000 हो सकता है, या फिर अमाउंट जीरो हो सकता है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, जीरो वैल्यू है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1500 की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, 1000 की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और ये प्रोबेबिलिटी 0.1 है। आपको मीन बताना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 15 से करेंगे तो 90 बनता है, 15 6 90, ठीक है ना, 15 6 90, एक डिजिट कम हो जाएगी तो 900। 0.3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 300 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इनको एडिंग कर लो, यहाँ पे लिखो समेशन पी एक्स। ठीक है, समेशन पी एक्स, इन्हें आप एडिंग करोगे तो 600 बनता है। तो जो इनका डेली का मीन एवरेज है वो कितना है? 600 है। 600 कहाँ पे है? डी नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है भाई, आपको ये डी नंबर पे दिया हुआ है, ये वाला आंसर है इसका। ठीक है भाई, तो इसमें इस सर आप कहेंगे इसमें इसको सर आपसे अलग से क्यों माना? भाई इसलिए माना क्योंकि जब आप मीन फाइंड करते हैं, आपकी आदत होती है कि एक्स वैल्यू 1 2 3 0 1 2 3 रहेगी, बट ऑलवेज रिमेंबर, आपने प्रोबेबिलिटी का पीवाईक्यू नहीं देखा, उसमें कितने सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनमें कैपिटल एक्स को 0 1 2 ना मान करके अमाउंट मानना पड़ा था, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो अभी तो आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, इसको कंप्लीट कर लो, फिर प्रोबेबिलिटी का पीवाईक्यू जाके देख लेना। ठीक है ना, सब कुछ हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का वन शॉट, प्रोबेबिलिटी का पीवाईक्यू, और इस मतलब और एक ये सैंपल पेपर वाला चल ही रहा है, सब आपको करवा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस पढ़ना है प्यार से। ठीक है, प्यार से पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। 600 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया ये वाला।
ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं मिला होगा, तो आप ये सोच के बैठ गए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर काटा मार दें ना करें तो काम चल जाएगा। भाई नहीं चलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना पड़ेगा। काम कैसे चल जाएगा? क्वेश्चन आया हुआ है देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अगर ये कोई एक फंक्शन है आपके पास में, इफ दिस इज एनी फंक्शन, इस फंक्शन में C1 C2 देख रहे हो आप, ये वाला C1 और C2, C1 और C2 यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ठीक है, अभी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं इसके अंदर, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। यू नीड टू रिमूव दीज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कैसे सोल्व होगा बताओ? डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो देखा आपने? नहीं देखा? छोड़ो, वीडियो नहीं देखा तो समझा तो होगा आपने अपनी क्लास में। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डेरिवेटिव किया जाता है, और डेरिवेटिव इतनी बार किया जाता है जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, आपको कर्व का दो बार डेरिवेटिव करना है। सिंपल बात है, आइए डेरिवेटिव करते हैं दो बार। ठीक है भाई, तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दो, y1 है। y1 इक्वल टू C1 कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट सेम रहेगा, मल्टीप्लाई e पावर x है तो डेरिवेटिव भी e पावर x रहेगा। फिर आगे C2 है तो C2 आ गया, E नेगेटिव x है तो E नेगेटिव x आएगा, लेकिन यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। E की पावर पे माइनस x है, माइनस x का डेरिवेटिव -1। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से केयरफुल करना है। मतलब E नेगेटिव x है, साथ -1 है, तो आपने लिखा है y1 इक्वल टू में C1 के साथ में x है और माइनस में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस, सो माइनस में आ जाएगा C2 इंटू में E माइनस x। ये आपके पास में पहला डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, दिस इज द पहला डेरिवेटिव। आपको दो बार डेरिवेटिव करना है, आगे डेरिवेटिव करें। ठीक है ना, पहला हो गया है, आगे आ जाइए y2। ठीक है, y2 तो y2 इक्वल टू में C1 दोबारा सेम रहेगा, ex का डेरिवेटिव ex रहेगा, नेगेटिव साइन है। C2 सेम रहेगा, e नेगेटिव x रहेगा। चेन रूल हम अप्लाई करेंगे तो माइनस x विल बी द -1। अब ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो जाएंगे, तो y2 का आंसर बनेगा C1 इंटू में ex है, प्लस में C2 इंटू में e नेगेटिव x है। जरा ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ये तो y है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, y है C1 ex और C2 ex प्लस के साथ C1 ex प्लस में C2 ex प्लस वाली वैल्यू, तो ये y है। यानी कि आपको पता चला भाई y2 का वैल्यू जो है यहाँ पे y लिखा हुआ है। इक्वेशन बनाना है तो y को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो बन जाएगा ये y2 माइनस में y है इक्वल टू में 0 है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव में y को माइनस करेंगे तो वो 0 है। डबल डेरिवेटिव माइनस में y 0 है, ये रहा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव माइनस में y 0 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है। ठीक है, तो बनाना है तो हमने बना दिया, डबल डेरिवेटिव माइनस y बराबर 0। ठीक है, आगे आइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से इस तरीके से आ सकता है। ठीक है ना, क्या कहता है क्वेश्चन? डेरिवेटिव देखो d/dx ऑफ fx का d/dx यानी कि डेरिवेटिव है ये वाला। ठीक है, कितने बदमाश हो रहे हैं, डेरिवेटिव लिख के नहीं दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, खुद से पहचानो क्या है। तो d/dx ऑफ fx डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का वैल्यू ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर नोट कर दो इसको। ठीक है ना, डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, इसे आप नोट कर दो। d/dx हमें दिया हुआ है, d/dx ऑफ fx, जो डेरिवेटिव है वो हमें दिया हुआ है 4 इंटू में x पावर 3 है, माइनस में 3 के डिनोमिनेटर में x पावर 4 है। तो कहते हैं अगर f ऑफ 2 0 रहेगा, अगर f ऑफ 2 का वैल्यू 0 है, तो बताइए जरा fx का वैल्यू क्या है। मेन फंक्शन आपको बताना है, ये आंसर में डेरिवेटिव इंक्लूड है, आंसर में डेरिवेटिव इंक्लूड है, डेरिवेटिव का इफेक्ट रिमूव करना है। डेरिवेटिव का इफेक्ट रिमूव करने के लिए एंटी डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब बनेगा कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, पहले आप यहाँ पे लिखो ये वाला सिंपल सा ऐसे f'(x) हो गया। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है पूरी d/dx ऑफ fx क्या है, f'(x) है, तो f'(x) का वैल्यू है 4 इंटू एक्स पावर 3 माइनस में 3 के डिनोमिनेटर में x पावर 4। अब इसको आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव हम अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। ठीक है ना, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ f'(x), ठीक है ना, वेरिएबल x है तो यहाँ पे dx आएगा, इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू एक्स पावर 3 माइनस में 3 के डिनोमिनेटर में x पावर 4 और यहाँ पे सिंपल सा dx। ठीक है भाई, डेरिवेटिव का जैसे ही हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये सिंपल सा fx हो जाएगा।
तो सिंपल सा एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करना है एक्स पावर एन का। एक्स पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला है एक्स पावर पे एन प्लस वन के डिनोमिनेटर में एन प्लस वन। ठीक है, तो पावर यहाँ पे 3 है, 4 सेम रहेगा, पावर 3 है तो पावर 3 प्लस 1 के डिनोमिनेटर में पावर 3 प्लस में 1 के माइनस में, इसको पहले हमें माइनस पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स पावर 4 है, इसको लिखेंगे एक्स पावर माइनस 4। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स पावर माइनस 4 प्लस 1 के डिनोमिनेटर में माइनस 4 प्लस 1। तो आई एम राइटिंग द दिस वैल्यू। ठीक है, इसको नोट करेंगे। तो 3 वैल्यू सेम है, 3 वैल्यू के साथ में x की पावर माइनस 4 प्लस 1 है, डिनोमिनेटर पे माइनस 4 प्लस 1 है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बिना तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। आगे बढ़ो, अब आगे नोट करो एफ एक्स। ठीक है ना, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इनको सोल्व करो, 4 इंटू एक्स पावर 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स पावर 4 डिवाइड में 3 प्लस 1 भी 4 आ जाएगा, माइनस है 3 रहेगा, 3 के साथ में इसको सोल्व कर देंगे तो एक्स पावर माइनस 3 है, डिनोमिनेटर पे भी इनको सोल्व करने पे माइनस 3 है और साथ में एडिंग सी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो फंक्शन एफ एक्स बना हमारे पास में एक्स पावर 4 है। ठीक है, एक्स पावर 4 है, माइनस हट चुका है तो प्लस है, प्लस में एक्स पावर माइनस 3 है, एडिंग में सी है, ये फंक्शन है। ठीक है भाई, दिस इज द फंक्शन वी हैव, एक्स पावर 4 एक्स पावर माइनस 3 और साथ में सी। बल्कि आप एक काम करें, जो नेगेटिव नंबर है इसे आप रेसिप्रोकल करके प्लस कर लें तो बनेगा 1 अपॉन में एक्स पावर 3। ठीक है, 1 बाई एक्स पावर 3। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी बतानी है आपको। वैल्यू ऑफ सी बताने के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि एफ ऑफ 2 जीरो है। ठीक है भाई, सी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ सी वैल्यू जो है वो जीरो है, तो आप उसको आगे सोल्व करेंगे, एफ ऑफ 2 जीरो है। ठीक है ना, अभी एफ ऑफ 2 यहाँ पे जीरो है तो एक्स की जगह पे 2 लिखना है हमें, तो मतलब इसको लिखें कैसे, देखो ऐसे लिखो, यहाँ पे एफ ऑफ 2 लिख दिया ना आपने, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो इधर, तो ये बनेगा 2 पावर 4 के एडिशन में 1 अपॉन में 2 पावर 3, एडिंग में c इक्वल टू में 0। भाई 2 पावर 4 सिंपल सिंपल 16 है, 2 पावर 3 सिंपल सिंपल 8 है, एडिंग में c करेंगे इक्वल टू में 0 है। वैल्यू ऑफ c आपको फाइंड करनी है, तो वैल्यू c इक्वल टू में ये 16 यहाँ पे माइनस 1 बाई 8 यहाँ पे माइनस, तो माइनस में 16 है, माइनस में 1 बाई 8 है, तो c इक्वल टू में आया आपके पास में 8 एलसीएम, 16 8 से सॉल्व करेंगे तो 128, तो माइनस 128 माइनस 1, यानी कि c है माइनस में 129 अपॉन में 8। ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। तो जरा काम करो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, इस c वाली वैल्यू को यहाँ पे नोट कर दो इसमें, तो आप लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, सो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में एक्स पावर 4 है, 1 अपॉन में एक्स पावर 3 है, माइनस में 129 बाई 8 है। अब जरा चेक कर लो कहाँ पर है ये वाला आंसर। ठीक है भाई, ये वाला आंसर चेक कर लो कहाँ पे है, 128 एक्स पावर 4 एक्स पावर 3 और माइनस, देखो किधर है, अभी मैच करो किधर आता है, एक्स पावर 4 एक्स पावर 3, ये रहा यहाँ पे ए नंबर पे है। ठीक है भाई, एक्स पावर 4 एक्स पावर 3 और माइनस 129 बाई 8, सिंपल एकदम। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन मैनेजेबल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव से फंक्शन पे आना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर देखो भाई 11 नंबर, सबसे यूनिक क्वेश्चन। ठीक है भाई, पहली बार में पढ़ के तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। देखो पढ़ो एक बार, आप पढ़ो जरा, रीड करो, मुझे बताओ को क्या कहानी समझ आती है। लेट x बी नंबर विच exceed its स्क्वायर बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी, देन x इक्वल टू में 1/3 1/2 1/3 1/4 क्या है। तो कुछ पता ही नहीं चला भाई, एक ही स्टेटमेंट सिंगल सी दे रखी है, कहानी क्या है ये। तो अब इसको 1/1 करके पढ़ते हैं। भाई कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है जो कि x है, तो यहाँ पे लिखो जो एक नंबर है वो क्या है, वो नंबर x है। ठीक है, कोई एक नंबर है, वो नंबर क्या है, x है। तो जो नंबर x है, विच एक्सीड्स, जो नंबर x है वो बड़ा है। ठीक है, बड़ा होना यानी कि एडिंग करना, तो बड़ा यानी कि हमने एडिंग कर दिया, तो जो नंबर x है वो एडिशन करने के बाद बना हुआ है। एडिंग किस में करना है, इसी नंबर के स्क्वायर में करना है, तो इस x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x पावर 2 आ जाएगा। तो जो नंबर x है वो x पावर 2 के स्क्वायर में एडिंग करने के बाद बना है। अब एडिंग करना क्या है, ठीक है, एडिंग क्या करना है, तो एडिंग करने के लिए कहते हैं एडिंग करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी
भाई ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी तो मेन फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम क्वांटिटी मैक्सिमम वैल्यू, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू बनेगा फंक्शन बनेगा, वो तो फंक्शन एफ एक्स बनेगा वो तो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी फंक्शन एफ एक्स है। तो जो नंबर n है, ठीक है, जो नंबर x है वो एडिशन करने के बाद बना है, और आपने एडिशन करा है x पावर 2 और उसी वैल्यू के मैक्सिमम वैल्यू को इस फंक्शन के मैक्सिमम आंसर में जब आप x पावर 2 करेंगे तब जाकर के वो नंबर आपके पास में आएगा, ये क्वेश्चन कहता है, ठीक है। तो ये आपके पास में सिंपल सा एक इस तरीके से रिलेशन आ गया है x और fx के अंदर, ठीक है भाई। जो x वैल्यू है, जो नंबर है, वो अपने ही मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा जब आप उसमें x पावर 2 ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से वैल्यू बनी। आप यहाँ पे इसको fx में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फंक्शन fx कितना आ गया, तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस में x पावर 2, ठीक है भाई। x माइनस में x पावर 2 आपके पास फंक्शन है, और ये फंक्शन fx क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसमें मैक्सिमम का कंसेप्ट अप्लाई करना है और बताना है x की वैल्यू क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा का, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है, और इसमें आपको फंक्शन बना बनाया नहीं दिया हुआ, खुद से बनाना है। तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये। फंक्शन आपके पास में आ गया है, अब फटाफट स्पीड से डेरिवेटिव कर दो, ठीक है भाई। फटाफट स्पीड से आप इनका डेरिवेटिव करो और क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करो, ठीक है। डेरिवेटिव करो फटाफट से एफ डैश एक्स, ठीक है भाई। एफ डैश एक्स आप करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 है, एक्स पावर 2 का डेरिवेटिव 2x है। डेरिवेटिव को जीरो कर देंगे, एफ डैश एक्स का वैल्यू इक्वल टू में जीरो, तो ये बनेगा 1 माइनस में 2x है, इसकी टोटल वैल्यू जीरो है, ठीक है भाई। आगे आप क्या करेंगे, ये 2x नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 1 इक्वल टू में 2x आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है भाई। x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो जरा देखो दिया 1/2 किसी ऑप्शन में, देखो देखो 1/2 है क्या कहीं पे, ये रहा 1/2, ठीक है। 1/2 आपको देखा ऑप्शन ए में, तो भाई आंसर है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर आपको मैक्सिमम प्रूफ करने की नीड नहीं है, खाली आपको x का वैल्यू बताना था, जो आपके पास डायरेक्ट 1/2 आ गया। आपको मैक्सिमम प्रूफ करके दिखाना है तो अपने तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज नो नीड। डेरिवेटिव को जीरो करने पे आंसर आ गया 1/2, 1/2 ऑप्शन से मैच हो गया, बस कहानी खत्म, सिंपल एकदम, ठीक है। तो बस यही इसी तरीके से इसको कर देंगे हम, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया 1/2, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये वाला नंबर पढ़िए आप, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट का होना चाहिए, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 1000 स्टूडेंट बैठते हैं। इन 1000 स्टूडेंट में से 70% बॉयज हैं, 80% गर्ल्स हैं जो पेपर को पास कर गई हैं। इफ द टोटल पास परसेंटेज 76 है, 70% बॉयज पास करे हैं, 80% गर्ल्स पास करी हैं, जब दोनों को मिलाकर देखा, दोनों को मिलाकर देखा, दोनों को कंबाइन करके देखा, तो एलिगेशन हो गया ना ये तो। बॉयज का डेटा अलग है, गर्ल्स का डेटा अलग है, दोनों को मर्ज करा, जब दोनों को मर्ज करा तो एलिगेशन अप्लाई हो गया। तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो बॉयज, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखो नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज का परसेंटेज कहते हैं 70 है, गर्ल्स का परसेंटेज कहते हैं 80 है। जब दोनों को हमने मिक्स करा तो पता चला ओवरऑल 76 वैल्यू है। बड़े में छोटे माइनस कर देंगे, 80 में 76, 80 में से 76 माइनस करेंगे 4 आंसर आ गया। यहाँ पे 76 में से 70 माइनस करेंगे 6 आंसर आ गया। तो रेशो बना आपके पास में 2 और 3 का, ठीक है भी। रेशो कितना बना आपके पास में 2 एंड 3 का। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो जो है वो 2 और 3 है। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ कितनी है, ठीक है ना अभी। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, आपको नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, गर्ल्स की टोटल नंबर वैल्यू कितनी है वो बतानी है। तो यहाँ पे आप नोट करो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो जो है वो 2:3 है। तो जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, वैसे ही 1000 वैल्यू को गर्ल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। तो आप नोट करेंगे भाई नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है भाई। गर्ल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू में, यहाँ पे रेशो में 3 है तो 3, डिवाइड में इन दोनों का टोटल तो 5, और मल्टीप्लाई में जो नंबर आपको टोटल दिया हुआ है 1000 वो आ जाएगा। 5 1 जा 5 है, 5 2 जा 10 है, 0 0 है, तो आंसर आ गया 600, ठीक है भाई। 600 नंबर ऑफ गर्ल्स है, 600 नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी है ये, ठीक है भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन को रीड करने में एक ही बारी में कहानी समझ नहीं आएगी, लेकिन अब ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा अब आपको समझ आ जाएगा।
कि अरे ये तो एलिगेशन है, ठीक है भाई, दिस इज द एलिगेशन वैल्यू। तो सिंपल हो गया ये वाला, आगे आओ इस पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसके दोनों पार्ट्स करवाने हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है ये, ठीक है, एओडी के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, रेट ऑफ चेंज और टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, रेट ऑफ चेंज और टेंजेंट नॉर्मल का है। तो कहते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में कहते हैं, इसको कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट अलग सेकंड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट करना है, कहा जाता है अगर, ठीक है ना, इफ y इक्वल टू 7x माइनस एक्स पावर 3, ये एक फंक्शन है, और साथ में कहते हैं अगर x वैल्यू इंक्रीज करती है एट द रेट ऑफ 4 यूनिट पर सेकंड, ठीक है ना, x इंक्रीज कर रहा है 4 यूनिट पर सेकंड, हर हर टाइम के हिसाब से 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड के हिसाब से 4 यूनिट चेंज हो रहा है, और वो इंक्रीज हो रहा है, तो dx अपॉन में dt, ठीक है भाई, dx अपॉन में dt x में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट पे, dx अपॉन में dt का वैल्यू 4 है। तो कहते हैं हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आपको इसमें स्लोप का चेंजिंग वैल्यू फाइंड करना है, जो कर्व है, कर्व की स्लोप किस रेट से चेंज हो रही है वो बताओ। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके पास में स्लोप है, डू यू हैव द स्लोप, आपको क्वेश्चन में कहीं पे स्लोप गिवन है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड करना है, तो स्लोप वैल्यू होनी चाहिए ना आपके पास में, स्लोप है क्या आपके पास, नहीं है, तो मान लेते हैं स्लोप m है, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लो, वैसे आपको फाइंड करना है, स्लोप मान लेंगे हम m है, तो स्लोप में चेंज dm है, इसको चेंज करने का फैक्टर टाइम है, तो dm बाई dt जब x का वैल्यू 2 है, ये आपको पता करना है, ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में पहले पता लगाओ स्लोप कितना है, y वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 इंटू एक्स माइनस में एक्स पावर 3, जो स्लोप ऑफ कर्व होती है वो m होती है, हमने माना है m है, एंड कर्व का स्लोप डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट होता है dy बाई dx, ठीक है, m का वैल्यू dy बाई dx है, dy बाई dx आएगा 7 माइनस में 3 इंटू में एक्स पावर 2, ठीक है भाई, ये स्लोप है, ठीक है भाई, दिस इज द स्लोप। व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व, यानी कि m क्या है, तो m है 7 माइनस में 3x पावर 2, ठीक है भाई, ये हमारा स्लोप है, स्लोप का वैल्यू है। क्वेश्चन में हमें स्लोप दिया नहीं था, हमने खुद से फाइंड करा है 7 माइनस 3x पावर 2। अब ये dm बाई dt फाइंड करना है, तो आपको मालूम है m का वैल्यू जो है वो 7 माइनस में 3 इंटू एक्स पावर 2 है। अब इसका रेट ऑफ चेंज बनेगा dm अपॉन में dt, डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट पे, है ना, dm का मतलब है चेंज इन स्लोप, डिवाइड में dt टाइम चेंज करने वाला फैक्टर टाइम है, dm बाई dt बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ 7 माइनस में 3 इंटू एक्स पावर 2, तो dm बाई dt इक्वल टू में, ठीक है भाई, dm बाई dt इक्वल टू में 7 का डेरिवेटिव 0, 3x पावर 2 का डेरिवेटिव सिंपल सा 6x, लेकिन ये वेरिएबल अलग है, x वेरिएबल है और t वेरिएबल है, तो साथ में dx अपॉन में dt भी आएगा, ठीक है भाई, साथ में dx बाई dt भी आएगा। जब वेरिएबल अलग होते हैं तो डेफिनेटली अलग वेरिएबल का डेरिवेटिव अलग डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में आता है, याद नहीं, याद है, भूल तो नहीं गए, जब भी अलग वेरिएबल होता है तो x एक अलग वेरिएबल है, t एक अलग वेरिएबल है, तो उस अलग वेरिएबल का डेरिवेटिव अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आता है, तो dx अपॉन में dt अलग से आएगा, ठीक है। तो dm बाई dt की वैल्यू बनी है आपके पास में माइनस में 6 इंटू में x इंटू में dx बाई dt, आपको 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 24 इंटू एक्स हो गया ये, ठीक है भी, कितना हो गया, माइनस में 24 इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ पर आपको अब वैल्यू पुट करना है ये वाला 2, इसको नोट करो यहाँ पे dm बाई dt, ठीक है भी, dm बाई dt जब हम t का वैल्यू, सॉरी t नहीं x का वैल्यू, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू पे 2, तो इक्वल टू पे माइनस में 24 इंटू में 2, से आंसर बना माइनस में 48, ठीक है, माइनस में 48, तो आप लिखेंगे माइनस में 48, यानी कि स्लोप डिक्रीज हो रही है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या है, स्लोप का डिक्रीजिंग है, यहाँ पे लिख दो स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना, स्लोप ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग, ऐसे करके आप इसका आंसर लिख दो, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व जो है, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व जो है वो डिक्रीज हो रही है, स्लोप ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग, और वो रेट क्या है, तो एट द रेट 48, ठीक है, एट रेट 48, और यूनिट इन्होंने दे रखा है, वहां पे यूनिट लिखा है, अभी यूनिट लिख दो, एट द रेट 48 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है भाई, 48 यूनिट पर सेकंड के हिसाब से जो अपना स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकता है आपको कि सर 2 बार डेरिवेटिव क्यों करा आपने, भाई 2 बार डेरिवेटिव मैंने खुद से नहीं करा, क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन ने बोला है कि स्लोप में रेट ऑफ चेंज फाइंड करके बताओ,
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप। तो स्लोप तो है नहीं ना हमारे पास भाई, कर्व का स्लोप तो है नहीं अपने पास, तो कर्व का स्लोप पहले फाइंड करना पड़ेगा। और ये तो कंसेप्ट कहता है कि इस कर्व का जो स्लोप है वो डेरिवेटिव होता है। तो कर्व का हमने डेरिवेटिव करा, उसको स्लोप में कन्वर्ट करा, अब यहां से रेट ऑफ चेंज हमने अप्लाई करा, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, dm अपॉन में dt हमें फाइंड करना है। तो इसका हमने दोबारा t के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करा, फिर आगे की कहानी सिंपल है। बस इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्यों हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है स्लोप में रेट ऑफ चेंज बताओ क्या होगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व। तो हमें स्लोप चाहिए, स्लोप लाने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ता है, तभी आपको इस क्वेश्चन में 2 बार डेरिवेटिव मिल रहा है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आपको स्लोप डायरेक्ट गिवन कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे होगा ये, ठीक। सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अब इसके और वाले पे आ जाओ आप, ठीक है, इसके और वाले पे आ जाओ। और वाला क्वेश्चन कहता है अगर टेंजेंट जो है इस कर्व के ऊपर, ठीक है, ये पूरी कर्व दे रखी है आपको x⁻³ ax और b, इस कर्व के ऊपर की जो टेंजेंट है, ठीक है, और वो टेंजेंट आपने 1 और -6 पॉइंट पर बनाई हुई है। अगर वो टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे बनी है तो वो टेंजेंट पैरेलल है इस वाली लाइन के, ठीक है, वो टेंजेंट इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो जरा बताइए ए और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है भाई। तो बताइए जरा ए और बी की वैल्यू क्या है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, या आप मान लो डायग्राम है, ठीक है, जो अपना ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके से जाती है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर और यहाँ से ऐसे नीचे क्यूबिक इक्वेशन होती है। तो मान लेते हैं 1 और -6 है ना, तो 1 और -6, 1 और -6, तो यहाँ पे बात सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये फिर ऐसे बना होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा और यहाँ से ऐसे जा रहा होगा। 1 और -6 कहीं पे यहाँ पर आएगा इधर, तो इस 1 और -6 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है ऐसे करके, ठीक है, ये वाली टेंजेंट है। 1 और -6 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो टेंजेंट है ना इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, वाई ये वाली मान लो लाइन है, ठीक है, ये वाला आपको लाइन दिया हुआ है, तो ये लाइन आप मान लो y माइनस में x इक्वल टू में 5। तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, और ये वाला पॉइंट 1 -6 है। तो जरा बताओ a और b का वैल्यू क्या है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो पहले आप फाइंड करो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है भाई, स्लोप ऑफ लाइन पहले फाइंड करो क्या बनेगा, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो ये आपको दिया हुआ है y माइनस में x इक्वल टू में 5, इसको आप लिखो माइनस में x प्लस में y इज इक्वल टू में 5। x वेरिएबल पहले कर लो, जब लाइन की इक्वेशन गिवन होती है तो स्लोप होता है माइनस में a बाय b, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, माइनस में a बाय b। a का वैल्यू है 1 यहाँ पर, तो माइनस ऑफ -1, b का वैल्यू y का कोफिशिएंट 1 है, तो आंसर आ गया +1। क्या आपको बात समझ आ रही है। जब इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन है, लाइन की पूरी इक्वेशन गिवन है, तो जो स्लोप ऑफ लाइन बनता है -a/b होता है। a होता है x का कोफिशिएंट और b होता है y का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट -1 है और y का कोफिशिएंट +1 है, तो आंसर आ गया है कुल मिलाकर के 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 1। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 1 है, ठीक है भी, स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 1 है, ये आपको यहाँ से पता चल गया, ठीक है भी, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू में 1। अब ये क्वेश्चन आपको कहता है कि जो लाइन है वो पैरेलल है टेंजेंट के, लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट, ठीक है भाई, जो लाइन है वो टेंजेंट के पैरेलल है, ये क्वेश्चन ने आपको गिवन किया हुआ है। तो इसका मतलब है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो डेफिनेटली पैरेलल कंडीशन के हिसाब से स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल है। टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वल है 100%। तो लाइन का स्लोप है कितना, 1 है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कितना है, ये भी 1 है, ठीक है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कितना आ गया आपने फाइंड कर लिया, 1 है। तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे, ठीक है भाई, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब आप एक फाइंड करें, डायग्राम को यहाँ से हटा दें, डायग्राम आप समझ गए हैं, आप स्लोप ऑफ कर्व फाइंड कर लें क्या बनेगा। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप फाइंड कर लें क्या बनेगा, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लगाएं क्या है। तो उसके लिए कर्व आप नोट करें, कर्व का वैल्यू दिया हुआ है x⁻³ है, प्लस में a इंटू एक्स है, प्लस में b है, तो डेरिवेटिव कर दो dy/dx,
ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स पावर 3 है तो 3 इंटू एक्स पावर 2 है, और साथ में ए एक्स में ए आएगा, बी हट जाएगा। इसमें आपको लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, जहां पर हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 1 और y का वैल्यू पुट करेंगे -6। तो यहाँ पर तो खाली 1 है, x का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बना आपके पास में 3 इंटू में 1 पे होल पावर 2 एडिशन में a, यानी कि आंसर है 3 प्लस में a। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 3 प्लस a है, तो इसको यहाँ पे नोट करो। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड करा हुआ है 3 प्लस a है, 3 प्लस a वैल्यू 1 है, यानी a वैल्यू -2 है। ठीक है भाई, a वैल्यू कितना है जी, a वैल्यू -2 है, एकदम सिंपल बात है, दिक्कत तो नहीं है कोई। व्हाट इज द ए वैल्यू, ए वैल्यू इज -2। अब इसके बाद अगर हम बात करें बी वैल्यू फाइंड करने की, ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं बी वैल्यू फाइंड करने की, तो जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था वहां पे पी पॉइंट कर्व के ऊपर था, जो पी पॉइंट था वो कर्व के ऊपर था, यानी कि जो पी पॉइंट है वो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। जो कर्व आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू में x पावर 3 एडिशन में a इंटू एक्स एडिशन में b, यहाँ पर आप x की जगह पर लिख सकते हैं 1 और y की जगह पे लिख सकते हैं -6। ठीक है ना, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर ये पॉइंट है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर नोट करो, y का वैल्यू -6 है तो -6 आ गया, x का वैल्यू 1 है तो 1 पावर 3 है, a का वैल्यू आपने -2 फाइंड करा है, x वैल्यू 1 है, साथ में b है, यहाँ से b आ जाएगा, सिंपल एकदम। ठीक है, तो -6 को -6 रहने दीजिए, इक्वल टू पे 1 है, -2 को 1 से करेंगे -2 है, और साथ में वैल्यू b है, ये वाली वैल्यू -1 है, यहाँ पे -6 है, और इसके एडिशन में b है, b यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ b इक्वल टू में माइनस में 1 प्लस में 6 है, यानी कि आप नोट करेंगे कि जो b वैल्यू है, राइट, नेगेटिव b वैल्यू जो है ये 5 है, 6 1 माइनस करा 5 है, यानी कि b इक्वल टू में -5 है। ठीक है, वैल्यू b कितना आ गया जी, -5 है, तो a -2 है और b -5 है। ठीक है, तो दोनों हमने आपको करवा दिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल। एग्जाम में ये भी यूनिक लेवल क्वेश्चन है और ये भी यूनिक लेवल क्वेश्चन है, आज तक आपको ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं देखने को मिला होगा, है ना, चाहे इस क्वेश्चन की बात करें चाहे इस क्वेश्चन की बात करें, कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन नहीं है, तो यूनिक क्वेश्चन है, तभी तो हमने आपको करवाया है ये वाला। ठीक, फिर देखो ये वाला 25 नंबर, ठीक है भाई, 25 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं एक अमृत सिंह है, इनको रिसीव होंगे 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर के एंड पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो, ऐसे लिखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इनको 4 ईयर के एंड पे यहाँ पर कुल मिलाकर के 10,000 रुपीज की पेमेंट मिलेगी। ठीक है भाई, वहां पे कहीं पे जाकर इनको 10,000 रुपीज की पेमेंट मिलेगी, तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि आज के समय पे वैल्यू कितना है, आज के समय वैल्यू कितना है, प्रेजेंट वैल्यू पता करो। ठीक है, आज के समय पे वैल्यू कितना है, जो इनको 4 साल बाद में 10,000 बना के दे रहा है, आज की डेट में वैल्यू कितनी है इसकी, जो इनको 4 ईयर बाद में 10,000 जनरेट करके दे रहा है। कंडीशन दे रखी है, अगर डिस्काउंटिंग रेट 12% है और डिस्काउंटिंग जो है वो क्वार्टरली हो रही है, तो भाई आप इसमें डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग देख के कंफ्यूज मत होना, आप इसमें कर क्या रहे हैं, आप अपनी 10,000 की वैल्यू को पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं, आपको फ्यूचर का अमाउंट दिया हुआ है, फ्यूचर के अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हो, फ्यूचर से पास्ट पे आ रहे हो, तो जब फ्यूचर से पास्ट पे आते हैं तो इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं, क्योंकि बेसिकली अमाउंट 10,000 से कम होने जा रहा है। अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो अमाउंट इंक्रीज होने जा रहा है, तो उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, सिंपल सा। लेकिन जब फ्यूचर से प्रेजेंट पे आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, पास्ट में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा वो 10,000 से कम आएगा, है ना भाई, अमाउंट हमारा 10,000 से कम आएगा, तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो जब अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा तो उसको डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं। और डिस्काउंटिंग हो कैसे रहा है, तो वो क्वार्टरली हो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है। तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला कह सकते हैं, या फिर अपना डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला कह सकते हैं, वो इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है 10,000 है,
ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू आपको पता करनी है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कहते हैं 12% है, आगे कुछ लिखा नहीं हुआ है तो 12% पर एनम है, हिडन केस में 12% पर एनम होता है। हम इसको क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड कर रहे हैं, है ना, यानी कि एक साल में 4 बार कैलकुलेशन होगी। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्वार्टर के इंटरेस्ट पे लेके चले जाओ, तो आपके पास आंसर आएगा ये 3% है। 3% का मतलब है 0.03 है। और एन वैल्यू एक साल में 4 क्वार्टर, तो जो पेमेंट है वो 4 साल बाद मिलेगी, तो इंटू 4 और कर दो। एक साल में 4 क्वार्टर हैं तो 4 साल में कितने हैं, 4 साल में टोटल 16 क्वार्टर हैं। सिंपल एकदम, 4 साल में टोटल 16 क्वार्टर हैं। इसके बाद फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, अभी फॉर्मूला बनेगा आपके पास में फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू में प्रेजेंट वैल्यू के ब्रैकेट पे 1 प्लस में आई पे टोटल पावर एन। ठीक है भाई, 1 प्लस में आई पे टोटल पावर एन, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके बाद में आपको फ्यूचर भी दिया हुआ 10,000 है, 10,000 इक्वल टू में प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है। 1 प्लस में इंटरेस्ट है 0.03 और टोटल पावर एन यानी कि 16 है। यहाँ पे 10,000 सेम रहेगा, 10,000 इक्वल टू में प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है, ये 1.03 है, टोटल पावर पे 16 है। यहाँ पे आपको नेगेटिव 16 पावर दे रखी है, यानी कि आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में 10,000 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.03 पे टोटल पावर, सॉरी टोटल पावर यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है भाई, 16 आएगा। अब इन्होंने क्या करा हुआ है, इंडिसिस रूल अप्लाई करा हुआ है। 1 अपॉन में ए पावर एन को लिखा जाता है ए पावर माइनस एम, तो इन्होंने वो माइनस पावर घुमा के लिखी हुई है। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में 10,000 है, 10,000 के साथ में 1.03 पे टोटल पावर माइनस में 16 है, तो यहां से आपको अपना वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 0.623, तो लिख दो आगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में 10,000, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.623 से, तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास बनकर आएगा 623 और 0। ठीक है भाई, कितना बनकर आएगा 6230। तो आज के समय पे इसकी वैल्यू कितनी है, 6230 है, जो इस क्या नाम है इनका, अमृत, जो अमृत को 4 साल बाद में 10,000 बनाकर दे देगी। सिंपल एकदम। ठीक है, 4 साल बाद में 10,000 बना के दे देगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा यूनिक लेवल था तो मैंने आपको करवा दिया, है ना। अभी तक आपने देखे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन ही यूनिक लेवल वाले हैं। ठीक है भाई, तो यूनिक लेवल क्वेश्चन आपको हमने करवा दिया। अब इस पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। तो कहते हैं एक बॉक्स में 4 व्हाइट बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं, आपने इनमें 4 बॉल ड्रॉ करी। ठीक है भाई, आपने इसमें सॉरी 3 बॉल ड्रॉ करी हैं। अगर आपने 3 बॉल ड्रॉ करी हैं तो फाइंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। क्वेश्चन का फोकस है व्हाइट बॉल के ऊपर, ये पता चल गया है, क्वेश्चन का फोकस है व्हाइट बॉल के ऊपर। और साथ में इस क्वेश्चन में ये लिखा नहीं हुआ है कि आपने जो 3 बॉल ड्रॉ करी हैं वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन साइलेंट कैटेगरी में चला गया। साइलेंट कैटेगरी में हमेशा कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है, तो इनमें प्रोबेबिलिटी हम डिटरमाइन करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी आने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में मीन बनेगा। तो ये आपकी बुक में क्वेश्चन डेफिनेटली है, बट मुझे मालूम है कि आप लोग अब एट द एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते नहीं है। कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो उसको कोशिश लास्ट में आके रिवीजन होता नहीं है। तो डेट इज वाई ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ यही एक सिंपल सा रीजन है, तभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। आइए इसको सोल्व करवा देते हैं आपको। ठीक है भाई, आइए फटाफट से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप नोट करेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे कैपिटल एक्स क्या है, तो वो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल पे फोकस करता है। ठीक है भाई, व्हाइट बॉल्स पे ये क्वेश्चन फोकस करता है। तो यहाँ पे लिखो, क्या 3 में से पॉसिबल है एक भी व्हाइट बॉल ना हो? बिल्कुल। अगर एक भी व्हाइट नहीं होगी तो तीनों की तीनों ब्लैक हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है एक व्हाइट हो? बिल्कुल। 4 में से एक व्हाइट ड्रॉ हो जाएगी, बाकी की ब्लैक हो जाएगी। क्या पॉसिबल है 2 व्हाइट हो? बिल्कुल। 4 में से 2 व्हाइट आ जाएगी, बाकी ब्लैक आ जाएगी। क्या पॉसिबल है तीनों की तीनों व्हाइट हो? तो 4 में से 3 व्हाइट तो हो ही सकती है। तो 0 1 2 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, 0 का प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो व्हाइट बॉल, एक भी व्हाइट बॉल नहीं है। अगर एक भी व्हाइट नहीं है तो डेफिनेटली तीनों की तीनों ब्लैक बॉल हैं।
ठीक है भाई, तीनों की तीनों ब्लैक बॉल हैं, तो इसका फेवरेबल आउटकम, 6 बॉल हैं टोटल आपके पास में, तो 6 बॉल में से 3 आपने बॉल ड्रॉ करी हैं, तो 6C3। ठीक है भाई, 6 में से 3 आपने सिलेक्ट कर ली, उनको ड्रॉ कर लिया। डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम, तो उसके लिए टोटल बॉल चाहिए, तो टोटल बॉल 4 और 6 10 है, तो टोटल बॉल 10 है और 10 में से आपने 3 बॉल पिक करी हैं, तो 10C3 6C3 10C3 से हम सोल्व करेंगे। सिंपल एकदम कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 6C3 10C3 कॉम्बिनेशन NCR। NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल r के साथ में फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ पे आप इसे नोट करेंगे, फ्रैक्शन साइन है, ये बनेगा फैक्टोरियल 6 के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3, 6 और 3 माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 3। डिनोमिनेटर में आएगा फैक्टोरियल 10 के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 और इसके साथ में 10 और 3 माइनस करेंगे फैक्टोरियल 7। ठीक है भाई, अब आगे सॉल्व करने की टेक्निक देखो आप इसको कैसे करते हैं। ये वाला 3 फैक्टोरियल और ये वाला 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग है 6 और 3, तो 6 फैक्टोरियल को आप 3 तक ओपन कर दो। ठीक है, अभी तो पहले 6 आएगा, 6 में एक कम करके 5 हो जाएगा, 5 में एक कम करके 4 हो जाएगा, 4 के बाद में 3 आएगा, डिनोमिनेटर पे 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगाएंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में 10 को 7 तक लेके चले जाओ तो 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा। 7 से आगे भी लिखा जा सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्योंकि 7 फैक्टोरियल है तो इसको 7 फैक्टोरियल नोट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और ध्यान से, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपके पास में रिमेनिंग वैल्यू रह गई है, आगे लिखो यहाँ पे इसको। ठीक है, आपके पास रिमेनिंग है 6 इंटू में 5 इंटू में 4 के डिनोमिनेटर में 10 इंटू में 9 इंटू में 8। ठीक है भैया, आपके पास रिमेनिंग है, इसको सोल्व हम बाद में करेंगे, फाइनल वैल्यू बाद में नोट करेंगे, बस आगे इसको कट पिट करके मल्टीप्लाई करना है, तो वो कट पिट करके मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, अभी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक लाइन छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट बॉल, एक वाइट बॉल होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर एक वाइट है ना, अगर एक वाइट है तो बाकी दो कौन सी हैं, क्योंकि आपने तो 3 बॉल ड्रॉ करी हैं, तो बाकी की दो डेफिनेटली ब्लैक हैं। ठीक है, एक वाइट है, दो ब्लैक हैं, तो जो एक वाइट है इसका फेवरेबल आउटकम, बिल्कुल ध्यान से, जो एक वाइट है वो डेफिनेटली 4 में से होगा, तो फेवरेबल आउटकम टू व्हाइट बॉल का फेवरेबल आउटकम 4 में से एक है तो 4C1 मल्टीप्लाई, 6 में से 2 ब्लैक बॉल हैं तो 6 में से 2 सिलेक्ट कर ली, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम, टोटल बॉल 10 है, 10 में से 3 सिलेक्ट कर ली। ठीक है भाई, 10 में से 3 सिलेक्ट हमने कर ली। 4C1 को आप सोल्व करेंगे तो 4C1 यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4C1 है, ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल, साथ में 3 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे 3 फैक्टोरियल, तो भाई 4 को एक कम करेंगे 3 आएगा, ये 3 फैक्टोरियल से मैच हो गया तो फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर, ये वाला 1 फैक्टोरियल 1 होता है, साथ में 3 फैक्टोरियल है, दोनों आपस में कैंसिल करें, आंसर आपका 4 आ गया, तो 4C1 तो 4 है, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 6C2 हमें देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, 6C2 बनेगा, फैक्टोरियल 6 है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2 है, 6 और 2 का सब्ट्रैक्शन 4 है, तो पहले 6 हमने लिखा, 6 के बाद में 5 लिखा, 5 के बाद में 4 आएगा, 4 इससे मैच हो गया, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 है तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू में 1, ये 4 और 4 कैंसिल, 2 पे ये कैंसिल, यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 इंटू 5 वैल्यू बनी है। ठीक है, अभी कितना बना है, 3 इंटू 5, इसके डिनोमिनेटर में 10C3। ठीक है, अभी 10C3 इसको देख लेते हैं, 10C3 है, तो 10C3 है अपने पास, 10 मतलब ये बनेगा आपके पास में 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी 10 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और इसके साथ में सिंपल सा 7 फैक्टोरियल, तो 10 को 7 तक लेके जाएंगे, 10 इंटू में 9 है, साथ में 8 है, फिर 7 आएगा, इस पे फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 7 है, 3 फैक्टोरियल को नोट करेंगे, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 7 7 कैंसिल, तो ये वाली टर्म आपके पास में रिमेनिंग है 10 9 8 बाई 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 है, और जो इसके डिनोमिनेटर में आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। समझ लो ना भाई, जो इसके डिनोमिनेटर में आएगा वो उल्टा होकर के उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 और 1, इसको सोल्व हम बाद में करेंगे, अभी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बाद में करेंगे, इसको आगे बढ़ जाते हैं, अभी हमें आगे कटपिट करना है, तो कटपिट बाद में कर देंगे। ठीक है, अभी आगे आ जाओ x इक्वल टू 2 पे।
ठीक है अभी कम टू x इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू 2, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट बॉल, ठीक है ना, 2 वाइट बॉल। तो भाई ये हिडन केस है, अगर 2 वाइट बॉल हैं तो डेफिनेटली एक रिमेनिंग कौन सी रही होगी बताओ। अगर 2 वाइट हैं 3 में से तो एक कौन सी है, एक ब्लैक है, ठीक है अभी एक कौन सी है तो एक ब्लैक है, तो 2 वाइट हैं, ठीक है ना, 4 में से 2 वाइट हैं तो 4C2 आ गया, और 6 में से 1 ब्लैक है तो 6C1 आ गया। डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम के लिए टोटल बॉल 10 है, 10 में से 3 हमने ड्रॉ करी है, 10C3 है। तो 4C2 सोल्व करना है, 4C2 है फैक्टोरियल 4 के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 2, 4 को 2 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, 4 इंटू में 3 इंटू में फैक्टोरियल 2, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2, और 2 है 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, 2 ने इसको कैंसिल करके 2 कर दिया, तो आंसर बना है 2 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है भाई 2 मल्टीप्लाई 3, 6C1 है, 6C1 की वैल्यू बनेगी 6 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल साथ में 5 फैक्टोरियल, ठीक है भाई 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो जो 6 है वो सेम रहेगा, एक कम करके 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल से मैच हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 है, 1 है, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 6, ठीक है भाई आंसर कितना आ गया 6 आ गया। डिनोमिनेटर में 10C3, 10C3 की कैलकुलेशन ये वाली होगी जो हमने करी हुई है मेरे दोस्तों, कैलकुलेशन चेंज थोड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन तो ये वाली रहेगी, तो इसको यहाँ पे नोट कर दो। डिनोमिनेटर में 10 है, साथ में 9 है, साथ में 8 है, और साथ में 3 है, मल्टीप्लाई में 2 है, मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है भाई 10C3 की कैलकुलेशन सेम रहेगी। ठीक है अब यहाँ पे भी आप एक लाइन छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाओ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट बॉल, तीनों की तीनों ही वाइट बॉल हैं, और अगर तीनों की तीनों वाइट बॉल हैं तो हाउ मेनी वाइट बॉल, टोटल 4 हैं, तो 4 में से 3 वाइट बॉल सिलेक्ट हो गई, टोटल बॉल कितनी है, टोटल 10 है, 10 में से 3 बॉल सिलेक्ट हो गई, 4C3 10C3, ठीक है भी 4C3 और 10C3, तो 4C3 10C3 को हम आगे कर लेते हैं, कितना बनेगा फिर यहाँ पे नोट कर देंगे, 4C3 है, ठीक है 4C3 ये है फैक्टोरियल 4 के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 के साथ फैक्टोरियल 1, तो 4 को 3 तक ओपन कर दो, 4 इंटू में 3 आ गया, इससे मैच हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4, ठीक है इसके साथ में है 10C3, तो 10C3 तो आपको मालूम ही है कहाँ पे है 10C3 हमारा, कहाँ गया 10C3 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 ये बनेगा 10C3 10 9 8 और 3 2 1, 10C3 यही बनेगा 10C3 यही वाला आंसर आएगा, तो लिख दो यहाँ पे आप आंसर। 4C3 आपने देखा 4 है, 4 के डिनोमिनेटर में 10C3, 10 मल्टीप्लाई में 9 है, मल्टीप्लाई में 8 है, और जो 3 2 1 आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 है मल्टीप्लाई 2 है मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है भी अब हमें इन सभी वैल्यू को ऐसे नंबर से कट करना है जहां पे डिनोमिनेटर सेम रहे, ठीक है अभी जहां पर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रहे, तो अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो आप यहाँ पे देखें 4 और 8 डायरेक्ट कैंसिल होता है, यहाँ पे भी 4 और 8 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, वहां पे भी 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 कर देंगे, 4 और 8 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 और 8 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो पहले 4 और 8 को कट कर दो, 4 1 जा 4 है, 4 2 जा 8 है, 4 1 जा 4 है, 4 2 जा 8 है, ठीक है यहाँ पे 2 and 2 4 है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 1 जा 4 है, 4 2 जा 8 है, ठीक है भी इस तरीके से आ गया। अब जो डिनोमिनेटर में 2 है वो इस 3 को इस 6 को कैंसिल करता है, ये वाला डिनोमिनेटर 2 भी ऊपर कैंसिल कर देगा, ये वाला 2 6 को कैंसिल करेगा, ये वाला 2 भी 2 को कैंसिल करेगा, डिनोमिनेटर में से 2 रिमूव हो सकता है उसको रिमूव कर दो, ठीक है अभी 2 1 जा 2 है, 2 3 जा 6 है, यहाँ पे 2 1 जा 2 है, 2 1 जा 2 है, यहाँ पे 2 1 जा 2 है, 2 3 जा 6 है, फिर ये 2 1 जा 2 है, 2 1 जा 2 है, अब रिमेनिंग है 9 और 10, 9 और 10 में से इनको 3 के टेबल पे कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 3 और 9, 3 1 जा 3 है, 3 3 जा 9 है, ठीक है भाई 3 1 जा 3 है और 3 3 जा 9 है, यहाँ पर भी 3 1 जा 3 है, 3 3 जा 9 है, इधर भी 3 1 जा 3 है और 3 3 जा 9 है, ठीक है भाई। अब जो डिनोमिनेटर में 3 है वो और आगे 3 कैंसिल नहीं कर पाएगा, यहाँ पर कैंसिल कर पा रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल कर पा रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएगा, तो फिर और 3 को रिमूव नहीं करना। अब 5 और 10 को देखो आप, 5 और 10 यानी कि 5 के टेबल वैल्यू कैंसिल हो रही है, 5 10 यहाँ पर है, 5 10 यहाँ पर है,
5 यहाँ पे नहीं है, देखो ध्यान से देखो 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, तो बस अब जो रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, जो रिमेनिंग है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे सिंपल सा 5 है, 5 के डिनोमिनेटर में 3 0 30 है, आगे कैंसिल नहीं करना, होता है लेकिन कैंसिल नहीं करना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 है, डिनोमिनेटर में 3 10 30 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 9 है, डिनोमिनेटर में 3 0 30 है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यहाँ पे सब कुछ कैंसिल है, यहाँ पे 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में 3 0 30 है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं। तो ये आपके पास में प्रोबेबिलिटी आ गई है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है मीन बताओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है, मीन बताओ। तो अगले पेज पे आओ और यहाँ पे आप नोट करो एक्स वैल्यू। ठीक है, एक्स वैल्यू क्या क्या है और इन एक्स वैल्यू के साथ में इनका प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, और फिर लास्ट में हम सॉल्व कर देंगे p इंटू एक्स। ठीक है भी, अपना मीन आ जाएगा। तो एक्स वैल्यू 0 है, एक्स वैल्यू 1 है, एक्स वैल्यू 2 है, एक्स वैल्यू 3 है, सिर्फ यही है। 0 पे जो आंसर है वो हमने लिखा हुआ है 5/30। ठीक है भाई, 0 पे आंसर है 5/30, 1 पे आंसर है 15/30, 2 पे आंसर है 9/30 और 3 पे आंसर है 1/30। तो वेरीफाई कर लो एक बार आप, ये है ना 9/30, 1/30, 15 और 5/30। अब इनको मल्टीप्लाई करो और लास्ट में लिख दो टोटल। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख दो टोटल। ठीक है, इसको अपने एग्जाम में पेंसिल और स्केल यूज करके बनाना। यहाँ पे आ गया टोटल, तो इनका मल्टीप्लाई 0 है, इनका मल्टीप्लाई 15/30 रहेगा, इनका मल्टीप्लाई 18/30 है, इनका मल्टीप्लाई 3/30 है। इन्हें एडिंग करना है, 15 और 3 आप ऐड करोगे 18 है, 18 और 18 36 है, तो वैल्यू है ये 36/3030। ठीक है, तो आपको मीन बताना है, मीन बता दो। ठीक है भाई, मीन इक्वल टू में समेशन ऑफ पी एक्स है, समेशन पी एक्स है 36/30। इसको आप 3 के टेबल पे कैंसिल कर दो, 12/10, 12/10 का मतलब 1.2। ठीक है भाई, 12/10 इज 1.2। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लगा कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कैलकुलेशन वगैरह में, तो हमने आपको करवा दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, बाकी तो आसान ही है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है भाई, 32 नंबर इज द वेरी यूनिक लेवल क्वेश्चन। जरा देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है आपने 6 डाइस को थ्रो करा। ठीक है, आपने 6 डाइस को थ्रो करा है। ठीक है, ये वाला आप यहाँ पे हटा दो, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, आपने 6 डाइस को थ्रो करा। ठीक है, आपने 6 डाइस को थ्रो करा, तो हाउ मैनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6। आपने 6 डाई को थ्रो करा है, 6 डाई में से 3 डाई, ठीक है, 6 में से एटलीस्ट 3। ठीक है भाई, 6 में से एटलीस्ट 3, ऐसा है ये। 6 में से एटलीस्ट 3 डाइस ने 5 और 6 शो करा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। 6 में से एटलीस्ट 3, तो जो एटलीस्ट 3 है वो आर का वैल्यू बन जाएगा। डाइस का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एन कितना है, तो आपने 6 डाइस को थ्रो करा, तो एन का वैल्यू 6 है। 1 बाय करके नोट करते हैं। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 6 है। ठीक है, इस एन वैल्यू 6 पे डाइस पे प्रोबेबिलिटी की डिमांड क्या है, 5 और 6 आना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5 या फिर नंबर 6। नंबर 5 नंबर 6 आप काउंट करते हैं, टोटल 2 होते हैं ये, तो 2/6 फेवरेबल आउटकम है, यानी कि 1/3 फेवरेबल आउटकम है। अपोजिट में Q यानी कि फेलियर प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1 माइनस में 1/3, यानी कि सिंपल सा 2/3। अब इसके बाद में 6 में से एटलीस्ट 3 जो है, ये एटलीस्ट 3 जो है ये R का वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है कि कैपिटल X यहाँ तो 3 रहे या 3 से बड़ा रहे। ठीक है भाई, यहाँ तो 3 रहे या 3 से बड़ा रहे, सिंपल सी बात है। तो 3 या 3 से बड़ा प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, आगे हम इसको लिखेंगे 3 या 3 से बड़े होने का मतलब है, एक तो हमें 3 वैल्यू चाहिए, 3 से बड़ी 4 चाहिए, 4 से बड़ा 5 चाहिए, 5 से बड़ा 6 चाहिए। तो भाई ये 4 वैल्यू कैलकुलेट मत करो, डोंट कैलकुलेट ऑल दीज 4 वैल्यू, ये लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी। एक बार चेक कर लो इसके अपोजिट पे कितनी वैल्यू है। तो 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, तो भाई ये 3 वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये 3 वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 1 में से माइनस कर दो, सिंपल सी बात है ना। 3 वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 1 में से माइनस कर दो, तो जो एक ग्रेटर 3 है ये बनेगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X स्मॉलर 3।
तो 1 माइनस में कैपिटल एक्स स्मॉलर 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी 0 लेना है, एक प्रोबेबिलिटी 1 लेना है और एक प्रोबेबिलिटी 2 लेना है। ठीक है भी, ये 3 वैल्यू हमें चाहिए। तो 1 में माइनस कर देंगे, 0 का मतलब है आप इसको लिखेंगे n वैल्यू 6 है तो 6c0, 6c0 पे p पावर 0 और साथ में q पावर पे 6 माइनस 0, फिर एडिंग करेंगे 1 है तो 6c1 है, p पावर 1 है, q पावर 6 में 1 माइनस करेंगे और फिर एडिंग करेंगे 6c2 है, 6c2 में p पावर 2 है और q पावर 6 में से 2 माइनस कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है भाई, ये बनेगा p इक्वल टू में विद इन ब्रैकेट आएगा 6c0, 6c0 तो भाई 1 होता है, 1 के साथ में p पावर 0 1 होता है और यहाँ पे सिंपल रहेगा q पावर 6, एडिंग साइन 6c1 6 होता है, साथ में p रहेगा और साथ में q पावर 5 रहेगा, एडिंग साइन 6c2 आपके पास में 15 होता है, साथ में p पावर 2 आएगा और साथ में q पावर 3 आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अरे जरा यहाँ पे देखो भाई, पावर 3 क्यों है, 6 में 2 माइनस करते हैं तो 4 होता है, 3 नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आएगा, पावर 4 आएगा। ठीक है, पावर 4, 3 बाय मिस्टेक हो गया होगा, पावर 4 आएगा। अब आप एक काम करें, नेक्स्ट वाले स्टेप में पावर 4 को यहाँ पहले 1 मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लो, 1 के ब्रैकेट में आप लिखेंगे, यहाँ पर है सिंपल q पावर 6, फिर आगे है 6 इंटू में p इंटू में q पावर 5 और आगे है 15 इंटू में p पावर 2 के साथ में q पावर 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, q पावर 4 कॉमन आता है। ठीक है भाई, q पावर 4 जो है वो कॉमन आता है, तो q पावर 4 को कॉमन ले लो अगले पेज पे। ठीक है, 1 में माइनस करना है, q पावर 4 कॉमन लिया विद इन ब्रैकेट, q पावर 4 कॉमन है तो यहाँ पे q पावर 2 रिमेनिंग है। ठीक है भाई, यहाँ पे सिंपल सा q पावर 2 रिमेनिंग है, साथ में 6 है और p है, 6p के साथ में यहाँ से पावर 4 कॉमन है तो q रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से एडिंग साइन, लास्ट में 15 है और p स्क्वायर है, 15 है साथ में p स्क्वायर है, p स्क्वायर के साथ में पावर 4 पूरी कॉमन है तो बस ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो 1 माइनस q का जो आंसर है वो 2/3 है ना भाई, q का जो आंसर है 2/3 है, पावर 4 है विद इन ब्रैकेट, यहाँ पर पावर 2 है तो पावर 2 दोबारा से q/3 पे पावर 2 है, एडिंग साइन। ठीक है ना भाई, q एंड q है तो वो हमने वैल्यू नोट करा। ठीक है ना, q 2/3 है, 6 इंटू में p है तो 6 के साथ में p का वैल्यू 1/3 है और साथ में q का वैल्यू 2/3 है, एडिंग साइन। 15 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई p पावर 2 है तो p 1/3 है, दोबारा से लिख दो 1/3। ठीक है, p पावर 2 है, 2 बार लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6 है, ये 3 1 जा 3 है, 3 5 जा 15 है। ठीक है, बाकी अब आगे सॉल्व करो, 1 में माइनस करना है, 2 पावर 4 होता है कितना, 2 पावर 4 होता है 16, 2 पावर 16 है और 3 पावर 4 होता है 81। इसके ब्रैकेट में 2 पावर 2 4 है और 3 पावर 2, व्हाट इज द 3 पावर 2, 3 पावर 2 9 है, एडिंग साइन। 2 को 2 से करेंगे 4 है, डिनोमिनेटर में 3 है, एडिंग साइन। 5 को 1 से करेंगे 5 है, डिनोमिनेटर में 3 है, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ये रहेगा 1 माइनस में 16 अपॉन में 81 है विद इन ब्रैकेट, 9 और 3 का एलसीएम आपके पास 9 आएगा, है ना भाई, 9 और 3 का एलसीएम 9 रहेगा, 9 के टेबल पे 9 1 पे रहता है, 4 आ गया, 3 के टेबल पे 9 हमारा 3 पे आता है, 3 4 जा 12 हो गया, 3 के टेबल पे 9 3 पे आता है, 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है भाई, 15 और 12 आपका 27 है, 27 में 4 ऐड करेंगे तो टोटल 31 है ये, तो लिखेंगे 1 माइनस में 16 है, साथ में 31 है और इसके डिनोमिनेटर में 81 इंटू में 9 है। ठीक है भाई, 81 इंटू 9 है तो ये बना 1 माइनस 16 और 31 का मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, 16 31 का मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16, कैरी 1 है, 16 3 जा 48 और 49 है तो 496 के डिनोमिनेटर पे 9 1 जा 9 है, 9 8 जा 72 है। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ रही है अपने पास में, 1 माइनस में 496 और 729। आगे इसको आप लिखेंगे एलसीएम लेकर के, 729 माइनस में 496 के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 729। अब 9 में से 6 माइनस करने पे 3 है, 12 में से 9 माइनस करने पे भी 3 है, 6 में से 4 माइनस करने पे 2 है, 2 3 3 अपॉन में 729 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे पास में, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर ली। अब अगर हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ें
ठीक है भी, अगर हम अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन आपको कहता है, ठीक है, क्वेश्चन आपको कहता है हाउ मेनी टाइम, ठीक है, क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम, आप कितनी बार ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट, कितनी बार आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 729 टाइम डाइस को थ्रो करेंगे तो उनमें कितनी बार, हाउ मेनी टाइम, तीन डाइस पर, एटलीस्ट तीन डाइस पर 5 और 6 आएगा। तो आपने पता करा कि 5 और 6 का प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 डाइस का ये होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे नाउ, ठीक है भी, यहाँ पे लिखेंगे नाउ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से अलग हो चुका है, एक्सपेक्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नाउ जो एक्सपेक्ट वाला क्वेश्चन है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 233 अपॉन में 729। और व्हाट इज द एन वैल्यू, देखो एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, मीन फाइंड करना। व्हाट इज द एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट इज इक्वल टू में मीन, तो मीन होता है n इंटू पी। तो अब इस वाले केस में जो n है वो 729 है, आपने 6 डाइस को 729 बार रोल करा, देखो यहाँ पे आपने 6 डाइस को 729 बार रोल करा है, तो अब n वैल्यू 729 है, ठीक है, n वैल्यू 729 है। और क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सक्सेस 233/729 है, तो इनका मीन कितना आएगा, ठीक है भाई, मीन आएगा n इंटू पी। तो n वैल्यू 729 है और p वैल्यू 233 के डिनोमिनेटर में 729 है, 729 29 कैंसिल, आंसर आ गया 233। तो भाई हम टोटल 729 में से कितनी बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 233 टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम 3 डाइस पर 5 और 6 आ जाएगा 6 डाइस में से। तो ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना, यहां तक तो आपको बिल्कुल प्यार से समझ आ गया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऐसे हो गई। अब प्रोबेबिलिटी के बाद में ये वाला सीन अलग है, हाउ मैनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट, 729 में से कितनी बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम 3 डाइस पर, मिनिमम 3 डाइस पर 5 और 6 नंबर शो हो जाएगा। तो हम 3233 टाइम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 233 बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 729 में से 233 बार मिनिमम 3 डाइस पर 6 में से 5 और 6 नंबर शो होगा। तो आंसर है 233 टाइम्स, ठीक है भाई, आंसर क्या है 233 टाइम्स। तो देख रहे हो भाई क्वेश्चन का लेवल, यूनिक लेवल क्वेश्चन। तो वीडियो को अभी के अभी तुरंत बेसिस पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यूनिक लेवल क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छाट के ला रहे हैं सैंपल पेपर में से जो एग्जाम में आप करेंगे तो फंस जाएंगे, दिक्कत आपको कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी। तो वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो भाई यूनिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को, आगे बढ़े अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, इन ए कंडेंसर डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी द वोल्टेज V सेटिस्फाई द इक्वेशन, यू हैव गिवन दिस इक्वेशन। ठीक है, आपको ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, वोल्टेज V का रेट ऑफ चेंज जो है वो इस इक्वेशन के हिसाब से होता है, जहां पे K एक सिंपल सा कांस्टेंट है और T एक टाइम है। तो वोल्टेज का चेंज जो है टाइम के रिस्पेक्ट पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, और कहते हैं जब K वैल्यू 50 है, गिवन K इक्वल टू 50, फाइंड द टाइम इन विच वोल्टेज V डिक्रीजेस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना, कितने समय में, फाइंड द टाइम, कितने समय में जो वोल्टेज V है वो रिड्यूस होके रिड्यूस होके रिड्यूस होके अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 हो जाएगा, सॉरी 1/10 हो जाएगा, कितने समय में, तो टी के आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितने समय में, टी के आगे क्वेश्चन मार्क, वॉल्यूम वी का वैल्यू जो है अपनी ओरिजिनल वैल्यू का, स्टार्टिंग वाली वैल्यू का 1/10 हो जाएगा। ठीक है, वी का वैल्यू अपनी 1/10 हो जाएगा अपनी स्टार्टिंग वैल्यू का, ये आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है भाई, स्टार्टिंग वैल्यू का कौन से समय पे 1/10 हो जाएगा जरा बताओ। तो फीलिंग आएगी यार ये तो क्वेश्चन है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रोथ डिके मॉडल इसमें आपको अप्लाई करना है। तो आइए अप्लाई करते हैं, इसमें आपको मॉडल बनाना नहीं है, मॉडल बनाया दिया हुआ है। तो नोट करते हैं मॉडल क्या है, मॉडल को नोट करते हैं। के साथ में dv बाई dt है, के साथ में dv बाई dt है, एडिशन में कैपिटल V है, इक्वल टू में 0 है। ठीक है, V को वहां पे ट्रांसफर कर देंगे तो dv बाई dt के साथ में यहाँ पर k है और इक्वल टू में नेगेटिव V है। ठीक है भी, इस k को वहां पे शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा आपका माइनस में V अपॉन में k। ठीक है भी, माइनस में V अपॉन k, और यहाँ पे रहेगा dv अपॉन में dt।
ठीक है, अब क्या करेंगे, dt और v को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है भाई, dv और dt को हम एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आगे आप नोट करें, dv के डिनोमिनेटर में v का आंसर जो है -1 यहाँ पे रह जाएगा, डिनोमिनेटर में k है और साथ में सिंपल सा dt है। ठीक है भाई, dv अपॉन में v है, -1/k है और इनटू में dt है। और क्वेश्चन कहते हैं k का वैल्यू 50 है, तो वो यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है भाई, dv अपॉन में मतलब dv अपॉन में v, dv अपॉन में v का वैल्यू जो है -1/50 है और साथ में dt है। ये आपके पास में एक सिंपल सा इक्वेशन आ रहा है। थोड़ा सा हमने उसको अरेंज करा तो ऐसा बन गया। अब इसे सोल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, dv अपॉन v बन जाएगा log v। ठीक है ना, ये बन जाएगा log v। 1/50 सेम रहेगा तो 1/50, 1/50 के साथ में टाइम आ जाएगा तो यहाँ पे टाइम आ गया। ठीक है भाई, तो log v की वैल्यू जो है -1/50 इंटू टाइम के एडिशन में कांस्टेंट इंटीग्रेशन c है। ठीक है भाई, ये आपके पास में वैल्यू बनता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है इसको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आसान है। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, k का वैल्यू आपको दिया हुआ था, k का वैल्यू नोट करा। इसको हमने कह सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड का हमें कंसेप्ट यूज करना है, तो वेरिएबल सेपरेबल यूज करा और इसको सोल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन से समय में v का वैल्यू 1/10 हो जाएगा अपनी स्टार्टिंग वैल्यू का। तो कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग वैल्यू रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग वैल्यू रहा होगा, तब जाकर के कम होकर के 1/10 हुआ वो। तो डिटरमाइन द, पहले यहाँ पे लिखो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप लेट कर लो, लेट v इज इक्वल टू में v0। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू v0 है, यानी कि जब टाइम वैल्यू 0 था, जब टाइम वैल्यू 0 था तो जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू था वो v0 था, इनिशियल वैल्यू v0 है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे log v0 है, log v0 है इक्वल टू पे माइनस में 1/50 है और मल्टीप्लाई में टाइम वैल्यू 0 है और साथ में सिंपल c है। ये वाला टोटल 0 हो जाएगा तो c वैल्यू बनकर आएगा log ऑफ v0। ठीक है, अभी कांस्टेंट ऑफ c कितना है, log ऑफ v0 है। अब इसके आगे आप नोट करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड है कि v का वैल्यू हो जाना चाहिए 1/10 ऑफ v0। ठीक है ना, स्टार्टिंग वैल्यू v0 हमने ले रखी है, तो v का वैल्यू 1/10 हो जाना चाहिए v0 का। और पता लगाना है टाइम कितना होगा, टाइम क्या आ गया क्वेश्चन मार्क, t हम पता लगाएंगे। तो इसको नोट करेंगे log ऑफ, ठीक है, log ऑफ 1/10 के साथ में v0 है इक्वल टू पे माइनस में 1/50 के साथ में t हमें पता करना है और कांस्टेंट वैल्यू है log v0। ठीक है, अभी कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास में log v0। इसको हम ना सेपरेट कर देते हैं। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log ऑफ mn का वैल्यू रहता है log ऑफ m के एडिशन में log ऑफ n। तो यहाँ पे 1/10 v0 मल्टीप्लाई में है, उसको 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देते हैं। ये बन जाएगा log ऑफ 1/10। ठीक है, log 1/10 के एडिशन में log v0 है इक्वल टू पे 1 और t मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में t अपॉन 50 है और साथ में log v0 है। ठीक है भाई, सिंपल सा log v0 है। log v0 और log v0 प्लस प्लस है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास log ऑफ 1/10। ठीक है, log 1/10 के इक्वल टू पे माइनस में t अपॉन में 5050। ठीक है भाई, कितना आंसर है, log 1/10 इक्वल टू में माइनस t/50। अब आप यहाँ पे काम करें, ये जो माइनस है ना इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो बनेगा t अपॉन में 50। t अपॉन 50 का वैल्यू माइनस में log 10 है। ठीक है भाई, माइनस में log 1/10 है। ठीक है भाई, t/50 कितना है, माइनस में log 1/10 है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर आपको log mn दिया हुआ है और आपको इनका साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, तो होता क्या है, ये m/n रेसिप्रोकल हो जाता है। तो log m/n का वैल्यू माइनस में log n/m हो जाता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे माइनस है, हम माइनस को प्लस कर लेंगे तो log हो जाएगा, 1/10 का रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा। तो t अपॉन में 50 की वैल्यू जो है log 10 है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके t का वैल्यू पता कर लो कितना है। ठीक है भाई, t इज इक्वल टू में 50 के साथ में log 10 आ गया। ठीक है भाई, 50 के साथ में log 10 आ गया। अब log 10 हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गिवन होता तो सब्सिट्यूट कर देते, गिवन नहीं है तो बस यही आंसर है।
तो आफ्टर 50 इंटू में लॉग 10 सेकेंड्स, इतने समय बाद में वोल्टेज V अपनी वैल्यू का 1/10 हो जाएगा। सिंपल एकदम, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से अब हम ये हटा देते हैं, ठीक है, इसे हटा दो ठीक है, इसकी अब नीड नहीं है, ठीक है ना, ये इसके सॉल्यूशन का हिस्सा है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, फिर ये सब आएगा, फिर ये सब आएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है भाई। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 5 मार्कर क्वेश्चन, ओके। फिर देखो एक आपको 35 नंबर पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 35 नंबर पे आपको एक ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन की आप हेडिंग देखो क्या है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन की हेडिंग है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है भाई, जीरो कूपन बॉन्ड। तो जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो हमारे सिलेबस में से डिलीटेड है, ठीक है भाई, जीरो कूपन बॉन्ड हमारे सिलेबस में से डिलीटेड है। तो 35 नंबर क्वेश्चन को आप अपने पेपर में जाके कट कर दो, सैम्पल पेपर में जाके आप इस क्वेश्चन को कट कर दो, ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ठीक है। और क्योंकि 35 है तो इसके बाद 37 38 वो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हो जाएंगे। तो जितने भी टफ लेवल वाले क्वेश्चन है वो सब मैंने आपको करवा दिए, ठीक है भाई। जो भी टफ लेवल वाले क्वेश्चन हो सकते थे इस सैम्पल पेपर के सारे मैंने आपको करवा दिए। तो जल्दी से इस वीडियो को अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी बता दो भाई सैम्पल पेपर में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूनिक लेवल के हैं और करण सर वो सभी यूनिक लेवल क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज हमने आपको सैंपल पेपर 6, ठीक है, सैंपल पेपर 6 के सभी यूनिक लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं। अगली वीडियो में सैंपल पेपर 7 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। टेंशन मत लो, सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, सैंपल पेपर 7 के यूनिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।